So dear students, today I am going to solve Think It Out of the My Mother at 66. आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि थिंक इट आउट क्वेश्चन यह क्या कहते हैं, ये क्या जानना चाहते हैं, इन्हें हल करने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होती है। सारे डिस्कशंस मैं आपके साथ करूंगा और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको हल के साथ किस तरीके से बनाना है, हाउ टू सॉल्व इट, what the sense about it, what the question asks, what is that meaning, everything I will tell it to you. Think it out, जैसा कि इसका नाम ही है think it out, सोचिए, इसे सोचिए। तो आपको करना भी वही है कि आपको सोचना है। आपके पास प्रश्न भी वैसे ही होंगे और आपको उत्तर भी उसी प्रकार से देने हैं। सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है टू नो द सेंस ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन पूछ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। अर्थ क्या है इसका? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। किस प्रकार के पेन और एच को पोएट ने महसूस करती है। देखिए यहां पर प्रश्न को समझने के लिए सबसे मजेदार चीज है, दो शब्दों को यहां पर लाया गया है, पेन एंड एच, पेन और एच, और दोनों का ही मतलब दर्द होता है। और यहां पर दोनों ही शारीरिक दर्द से मतलब नहीं रखते। हमने चर्चा की होगी, हमने कभी बोला होगा कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो पैर में दर्द बोलते हैं, देयर इज अ पेन इन माई लेग। और जब सर में दर्द बोलते हैं, पेट में दर्द बोलते हैं, तो हेडेक और स्टमक एच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लेकिन दोनों ही दर्द कवित्री को शारीरिक तो है नहीं, तो यहां पे दोनों ही दर्द है, तो दो बार पूछने का मतलब क्या था? मतलब है बच्चों, मतलब है क्योंकि कविता में कवित्री को दो बार पेन हुआ है, दो बार दर्द हुए हैं। एक रियलाइज्ड विथ पेन और दूसरा फैमिलियर एज। एक जगह उसने एच का इस्तेमाल किया और एक जगह उसने पेन का इस्तेमाल किया, मतलब उसने अंतर। तो अंतर क्या है? एक जगह उसे, इसी से आप समझ लीजिए, पेन का मतलब जो बहुत तेज हो और क्षणिक हो, और एच जो लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहे, वही एच होता है। और यही इसको दोनों शब्द को इस्तेमाल करने का इसके पीछे कवित्री का उद्देश्य था। और क्यों था? वह इसलिए था कि आपने देखा होगा यहां पे कवित्री कहती हैं कि जब उसने अपनी मां का चेहरा देखा जो कि मुर्दे के समान दिख रहा था, तो उसे दर्द महसूस हुआ। कैसा दर्द? उसने बताया है कि वह अब बूढ़ी होती जा रही है। She was as old as she looked. उसे उसके मां के बढ़ते हुए बुढ़ापे का दर्द था। उसे यह चिंता थी कि अब उसके पास उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और इन सब विचारों से उसे एक पीड़ा का एहसास हुआ, इसलिए उसने यहां पर दर्द शब्द का इस्तेमाल किया। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो हमारा उत्तर क्या होगा? When the poet sees the face of her mother, जब पोएट ने अपने मां का चेहरा देखा, सीज देखा, which looks ashen like corpse, जो कि एकदम फीका सा राख के समान, जो कि किसी मुर्दे का होता है, उस समान दिख रहा था। सी रियलाइजेस, उसी समय उसे एहसास हुआ दैट सी इज ग्रोइंग ओल्ड, कि वह अब बूढ़ी होती जा रही है। एंड नो वन इज देयर टू टेक केयर फॉर हर, और वहां पर उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। पोएट्स फियर अबाउट हर डेथ इज ग्रोइंग। अब उसके मन में उनकी मृत्यु की उनको जो भय है वह बढ़ने लगा, और इसीलिए उन्होंने यहां पर एक दर्द का महसूस किया और दर्द की बात रखी। और दूसरा जो एच हुआ वो कब हुआ? And felt that old familiar H, my childhood fear.
जब वह उनसे अलग हो रही थी, जब वो एयरपोर्ट में उनसे अलग हो रही थी, तब उन्हें एक दर्द हुआ। कौन सा दर्द? जो उन्हें बचपन में हुआ करता था, पर बचपन में वह क्षणिक हुआ करता था, और अब यह दर्द शायद लंबा होने वाला था। इसीलिए उन्हें यह जो दर्द का जो पुराना दर्द है वह याद आया। तो यहाँ पे ये एच का इस्तेमाल इसलिए किया गया है। She feels that she will lose her. वह सोचती है कि अब वह उन्हें खो देगी। Her childhood fear of losing her mother arises. उसके जो बचपन का जो भय था अपनी मां से दूर हो जाने का, वह अब उसके दिमाग में उठने लगा। Which may be momentary, जो कि हो सकता है उस समय क्षणिक रहा होगा at that time, but now she thinks that it will last forever. लेकिन अब वह सोचती है कि यह लंबे समय तक चलेगा। दिस फियर ऑफ सेपरेशन एचएस हर, और यही अलग होने का जो भय है उसमें एच पैदा करता है। व्हाट्सएवर से का प्रश्न क्या है? यह क्या पूछता है? Why are the young trees described as sprinting? No need to translate sprinting. No need to translate young trees. We only see the described. What the described mean? तो describe means description, वर्णन, and ed shows that वर्णन किया। तो जब हम ed लगा दिए तो वर्णन किया। तो यंग ट्रीज का वर्णन स्प्रिंटिंग की तरह किया गया है। क्यों किया गया है? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग की तरह वर्णन क्यों किया गया है? तो आप देखते हैं यहां पर कवित्री कहती हैं इस लाइन में कि लुक्ड आउट एट ट्रीज, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यहां पर होता क्या है? वास्तव में यहां पर हो क्या रहा है? जब कवित्री अपनी मां के दुख से दूर होकर कार की खिड़की के बाहर देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि पेड़ उनके बगल से जो क्रॉस कर रहे हैं वह दौड़ रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने तो भाव उनका है कि जो पेड़ जो उनके बगल से गुजरते हुए लगते हैं कि वह दौड़ रहे हैं, और दूसरा यहां पर उन्होंने यहां पर एक सिंबलाइजेशन पैदा किया, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा किया है। यहां यह ख्याल उनके मन में कब आया? जब उन्होंने अपनी मां को सुस्त झपकी लेते हुए सुस्त एक ढीला ढालापन देखा, तो उन्हें बूढ़ापन उनके में नजर आया। बोलते हैं ना, एज ओल्ड एज सी। जब उनका बुढ़ापा उन्हें याद आया तो वह उस जवानी के साथ एक विरोधाभास पैदा करके इसमें कॉन्ट्रास्ट पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? तो हमारा उत्तर क्या होगा? द यंग ट्रीज आर पर्सोनिफाइड। यहां पर उन्होंने मानवीकरण किया है। यह हमारा एक और फिगर ऑफ स्पीच है कि हमारे कवित्री ने इन यंग ट्रीज को मानवीकरण किया है, उन्हें मानव का रूप देकर बताया है, यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और ऐसा कब हुआ? when in despair, जब वह विषाद में थी। पोएट सीज आउटसाइड कार, पोएट ने कार के बाहर देखा। शी सीज दैट ट्रीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वह देखती हैं कि जो पेड़ है वह विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे वह दौड़ रहे हो। which looks like they are running. It also contrast, और यह एक विरोधाभास पैदा करती है किसके साथ? her feelings of her mother's old age and death, अपनी मां के बुढ़ापे और उनकी मृत्यु की भावना के साथ youthfulness of tree, पेड़ों की जवानी को एक विरोधाभास पैदा करने का प्रयास किया है। What's our third question is? Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? इसका अर्थ क्या है कि पोएट ने जो मेरी चिल्ड्रन का इमेज स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स की जो प्रदर्शन किया है वह क्यों किया है, या क्यों यह भावना लाई है कि मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? तो यहां पर उन्हें हम देख सकते हैं, यहां पर उन्होंने कहा है मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जब कवित्री देखती हैं कि उनकी मां अब बूढ़ी हो चुकी है, वो एकदम सुस्त हो चुकी है, उनके में अब अचलता आ चुकी है, तब उन्होंने यहाँ पे इसे भी एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में इस्तेमाल किया है कि जो यहाँ पे एक तरफ उनकी मां
बूढ़ी हो गई है, मृत्यु की तरफ जा रही है, निश्चल हो चुकी है, निढाल हो चुकी है, वहीं बच्चों के वह खुशी को, बच्चों के जो खुशी से बाहर निकलने को उन्होंने उनकी जीवन और ऊर्जा के साथ विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट करने का प्रयास किया है। तो हाउ विल वी राइट दिस? The poet's image of the merry children spilling out of their homes presents a contrast, या एक विरोधाभास बना रहा है। Where the mother dozes open mouth, जहां उसकी मां मुंह खोलकर झपकी ले रही है, वह मृत्यु और अचलता का द्योतक है। वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड कमिंग आउट ऑफ हैप्पीली फ्रॉम देयर होम, जब वह बच्चे बाहर अपने घर से खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, वह जीवन और ऊर्जा का द्योतक है। What's our fourth question is? What is it asking for? Why has the mother been compared to the late winter's moon? Why has the mother been compared to late winter moon? Late winter moon से माँ की जो तुलना की जा रही है, वह क्यों की जा रही है? माँ की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की जा रही है? यहां पर उन्होंने किया है ना इस लाइन पे, I looked again at her when pale as a late winter moon. तो यहाँ दो बातें हैं। जिस प्रकार मून होता है वह पीला पीला सा एकदम कम चमक वाला होता है, उसी प्रकार उसकी माँ, जिससे उसकी माँ का चेहरा अब एकदम बुझा बुझा सा पीला पीला हो गया और अपने चेहरे की चमक खो चुका है, यह पहले तो उससे जोड़ती हैं। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने एक सिंबोलाइजेशन दिया है, और वह सिंबोलाइजेशन है अंतिम समय का, मृत्यु की ओर बढ़ने का। जिस प्रकार उसकी मां अब अपने अंतिम पड़ाव में है, उसी प्रकार ये लेट विंटर मून भी अपने अंतिम पड़ाव पर होता है, क्योंकि इसके बाद फिर गर्मियों का मून आ जाता है जो ऊर्जावान होता है, ज्यादा चमकीला होता है। तो हाउ विल वी राइट दिस एज अ आंसर? As the late winter moons look pale yellowish without any shine, जैसा कि वह पीला पीला सा बिना किसी चमक के दिखता है। Poet's mother too have lost her shine, पोएट की माँ ने भी अपना शाइन खो दिया है और ढीली ढाली हो चुकी हैं। This comparison shows a symbolization of death, और यह जो है डेथ का सिंबोलाइजेशन, यह जो कंपेरिजन है डेथ का सिंबोलाइजेशन दिखाता है। Both the late winter moon और पोएट्स मदर दोनों ही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। What's our fifth question is for? What do the parting words of the poet and her smile signify? What is this parting word? विदाई के शब्द जो कि पोएट ने इस्तेमाल किया और उसकी जो मुस्कुराहट है, यह क्या बताती है? यहाँ पर अंतिम लाइनों में उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, व्हाट इज द पार्टिंग वर्ड? सी यू सून अम्मा, और स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और आखिरी में जो डॉट्स हैं ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है, अब यहाँ पर सारे अपने दुख दर्द को भूल कर कवित्री जो हैं अब एक आशावाद की तरफ बढ़ रही हैं। और जहां अभी उन्हें लग रहा था कि अब उनकी मां शायद उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगी, वह मृत्यु हो जाएगी उनकी, अब वो अपने अंतिम कगार में है, उस निराशा को आशा में बदलते हुए उन्होंने अपने मां से कहा, सी यू सून अम्मा, हम फिर मिलेंगे। मतलब उन्होंने यह आशा रखी कि मेरी मां से मैं फिर मिलूंगी। एंड स्माइल स्माइल स्माइल, और जो स्माइल 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 का जो रिपीटिशन है और उसके बाद जो डॉट्स हैं, वह उनकी खुशी की निरंतरता जो कि आगे भी बने रहेगी, इस आशा को प्रदर्शित कर रहा है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सी यू अम्मा, यह जो शब्द है सोज ऑप्टिमिज्म इन हर, वह उनमें एक आशावाद को प्रदर्शित करता है। शी सबड्यूज हर पेन एंड फियर, वो अपने पेन और दर्द और भय को वश में करती हैं। गिव हर सेल्फ, अपने आप को और अपनी माँ को एक एश्योरेंस देती हैं कि दे विल श्योरली मीट अगेन, कि वह बिल्कुल मिलेंगी भविष्य में। और द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्माइल एंड डॉट्स एट लास्ट शोज देयर स्माइल विल लास्ट लॉन्ग, यह बताते हैं कि अब उनकी खुशी, उनको यह आशा है कि वह एक लंबे समय तक रहेगी। So students, I think this will be beneficial for you. I have tried my best. Thank you very much.